मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम राहुल सर। और आज जो है मैं आपके समक्ष में मध्य प्रदेश विषय लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश जो कि आप सभी को पता है कि इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे कि MPPSC, SI और अदर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे द्वारा जो है यह विषय जो है एकदम बारीकियों से पढ़ा जाएगा, सागरविद ज्ञान जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कोई वन डे या वन लाइनर क्लासेस नहीं पढ़ाई जाएगी, फुल डिटेल। और मेरा जो पहला जो पार्ट है वो पार्ट जो मैंने जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ उसका नाम है पार्ट ए, मध्य प्रदेश का परिचय। पार्ट ए, मध्य प्रदेश का परिचय व उसकी भौगोलिक संरचना या भौतिक स्वरूप और इस पार्ट ए के अंतर्गत में हम मध्य प्रदेश का परिचय देखेंगे, सबसे पहली चीज। उसके बाद में वर्तमान मध्य प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप है उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मैं पहले सामान्य सी बात बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश का जो परिचय है इसका एक मैप ले लेते हैं। मध्य प्रदेश का ये मैप है, दिख रहा होगा आप सभी को। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई मैप में अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है ना, स्पष्ट दिख रहा है आपको। ये वर्तमान मध्य प्रदेश है, यह वर्तमान मध्य प्रदेश है। और इस पर जो है सबसे पहले हम परिचय करेंगे कि ये मध्य प्रदेश कैसा बना, कब बना, इसके क्या क्या वर्तमान में नाम है और किन किन नामों से जाना जाता है। दरअसल इतिहास के पूर्व चले तो मध्य प्रदेश का जो प्राचीन नाम था, ये भी सवाल कई एग्जामों में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के जो प्राचीन नाम थे, प्राचीन नाम, इसको मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम को क्या क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था अवंती, अवंती भी इसका नाम था। दूसरा महाकौशल, महाकौशल, और तीसरा चेदी। ये इसके पौराणिक नाम है। ये मध्य प्रदेश के पौराणिक नाम कहलाते हैं जो कि सामान्यतः एग्जामों में पूछे जाते हैं। भाई वर्तमान में अवंती वाला जो क्षेत्र होता है ये होता है उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। और जो महाकौशल का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व में, यानी 1956 के पूर्व सन 2000 में ये महाकौशल वाला जो क्षेत्र था ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ अंचल में सम्मिलित था। किंतु वर्तमान 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया तो उस दौरान में ये महाकौशल वाला जो क्षेत्र है ये वर्तमान जबलपुर में आता है, जबलपुर में आता है। चेदी वाला जो क्षेत्र की यदि बात करी जाए तो चेदी जो क्षेत्र होता है ये उत्तर मध्य भारत में आता है, या उत्तर मध्य प्रदेश बोला जाए तो ये जो है इसके प्राचीन नाम है। अब वर्तमान नाम की यदि बात करें, ये वर्तमान मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। भाई सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के 56% भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर? 56% भूभाग पर जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को क्या नाम से कहा जाता है? सोया स्टेट। कौन सा स्टेट? सोया स्टेट या सोयाबीन प्रदेश। दूसरी बात कि हमारे मध्य प्रदेश को और द्वितीय नाम कौन सा दिया गया? नदियों का मायका। भाई नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कई छोटी बड़ी नदियां हैं और इन नदियों से क्या होता है कि कई छोटी बड़ी नदियों से जो है बड़ी जो नदियों का स्वरूप मिलता है। और यही नदी क्या होती है कि मान लीजिए कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की सबसे और भारत की 5वीं बड़ी सबसे नदी है। तो मध्य प्रदेश का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये पूर्व से लेकर पश्चिम में इसका बहाव क्षेत्र होता है और अंतिम में ये जो अपना जो जल है वो खंबाती खाड़ी में जाकर गिरा देती है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, ये द्वितीय नाम आप समझ रहे हैं।
दूसरा सोयाबीन प्रदेश, नदियों का मायका, और हमारे प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। भाई आपको पता है कि हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है भारत के बीचों बीच में, ठीक, ये भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, तो भारत के बीचों बीच में आपका जो है कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। भारत की स्थिति के मध्य में मध्य प्रदेश की स्थिति है, और यह भारत के एकदम गर्भ में समाहित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। अब एक और सवाल भी आता है कि ये हृदय प्रदेश जो नाम है, कौन सा प्रदेश? हृदय प्रदेश जो नाम है ये किसने रखा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हृदय प्रदेश जो नाम है, तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो है यह हृदय प्रदेश नाम दिया गया। तो कितने नाम हो गए आपको अभी तक ज्ञात होगा? एक सोयाबीन प्रदेश, दूसरा हृदय प्रदेश, तीसरा नदियों का मायका। अब चतुर्थ नाम सुनिए, चतुर्थ नाम है टाइगर स्टेट। भाई टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में अब टाइगरों की जो संख्या है सर्वाधिक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है अव्वल स्थान में अपना नाम रखता है टाइगर स्टेट में, जैसे कि भी वर्तमान में संख्या जो है 526 है। कितनी है? 526 है। ठीक, तो हमारे 4 नाम हो गए। अब 5वां नाम है, इससे और इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पीएससी में अधिकांश ये सवाल आता है और अन्य एग्जामों भी। मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य भी कहते हैं। कौन सा राज्य? भू आवेष्टित राज्य। ठीक, मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य भी कहा जाता है। भाई भू आवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है? भू आवेष्टित राज्य का मतलब होता है ऐसा प्रदेश जिसके चारों ओर कोई भी महासागरीय जलधाराएं न लगती हो, या जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को न छूता हो। हमारा मध्य प्रदेश के चारों ओर उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है क्या? भाई लगी है क्या? नहीं लगी है। और क्या हमारा मध्य प्रदेश किसी महासागर को छूता है क्या? भाई नहीं छूता है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है, तो यहां पर कोई भी इधर में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा प्रदेश जिसके साथ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती हो और न ही उसके साथ में कोई भी महासागरीय सीमा लगती हो, उसे क्या कहा जाता है? तो भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य भी है। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को गोंडवाना लैंड का एक समूह भी कहा जाता है। कौन सा लैंड का समूह? भाई गोंडवाना लैंड का समूह, गोंडवाना लैंड का समूह। ठीक, तो गोंडवाना लैंड का समूह भी जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों को अब मध्य प्रदेश के चूंकि नाम पता हो गए होंगे, अगर कभी भविष्य में प्राचीन नाम पूछता है मध्य प्रदेश के, तो आपको याद रखने हैं अवंती, महाकौशल और चेदी। अंग्रेजों के हुकूमत के समय में, यानी ब्रिटिश शासनकाल के समय में मध्य प्रदेश के जो पौराणिक नाम हुआ करता था, या अंग्रेज हुकूमत ने जो मध्य प्रदेश को जो नाम दिया, उसका नाम है सीपी बरार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मध्य प्रदेश का एक और नाम है अंग्रेजों के समय में उसका नाम था सीपी बरार। सीपी बरार का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार। नोट भी करते जाइए डियर फ्रेंड। तो अंग्रेजों ने इसको सेंट्रल प्रोविडेंस बरार के नाम से भी कहा, और प्राचीन नाम ये है। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान क्या नाम है? मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के भूभाग में 56% में के क्षेत्र में क्या होता है? सोयाबीन की खेती। द्वितीय नाम हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसका नाम किसने दिया?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है हृदय प्रदेश नाम से संबोधित किया। थर्ड नाम, इसका नाम और जो है नदियों का मायका, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी बड़ी नदियों से मिलकर जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। चतुर्थ नाम, भू आविष्टित राज्य। और पंचम नाम, इसका जो पांचवा नाम है टाइगर स्टेट। और छठा नाम जो है अभी आपको बताया मैंने, गोंडवाना लैंड। और वर्तमान 2020 में, अभी वर्तमान करेंट की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश को और एक नाम से जाना जाएगा। भाई वो नाम कौन सा है? इतने आपको चीजें स्पष्ट हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूं। मध्य प्रदेश को वर्तमान में और किन नामों से जाना जाता है? वर्तमान 2020 में मध्य प्रदेश का एक और नया नाम है, उसको क्या कहते हैं? सारस लैंड। कौन सा नाम? मध्य प्रदेश को सारस लैंड। ये सारस लैंड क्या होता है? देखिए, सारस लैंड का मतलब होता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा अंचल में एक जिला है जिसका नाम है बालाघाट, और बालाघाट में सारसों की संख्या अभी वर्तमान में पाई गई, इसलिए मध्य प्रदेश को अब वर्तमान स्वरूप में सारस लैंड के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसका एक और नाम बन गया सारस लैंड। ठीक, तो इतनी चीजें स्पष्ट हो गई होगी। अब उसके बाद में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की बात करें तो हम देख लेते हैं कि इसकी भौगोलिक संरचना क्या होती है। ठीक है, इसका जो विस्तार होगा, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। ठीक, अब आपके समक्ष में वर्तमान में बनेगा एमपी, ये हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप। ठीक डियर फ्रेंड, अभी आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश में दिशा भी दर्शा दी जाती है आपको, जैसे कि यहाँ पर एक दिशा सूचक चिन्ह मेरे द्वारा दर्शाया जाएगा। ये दिशा सूचक चिन्ह है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व दिशा हो गई, और ये आपका पश्चिम दिशा हो गई। ये दिशा सूचक चिन्ह है। अब भाई क्या होता है मध्य प्रदेश में, यह आसपास जो है इसको लेकर जो है वर्तमान में 5 राज्यों की सीमा छूती है। मध्य प्रदेश के आसपास कितने राज्यों की सीमा छूती है? तो 5। अब देखते हैं कौन कौन से वो राज्य है। पहला कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य की सीमा लगती है उसका नाम है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, ये दक्षिणतम राज्य। पूर्वी राज्य की यदि बात करें इस साइड में, तो यहां पर कौन सी राज्य है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा है। और यहां पर जो है इधर में उत्तर प्रदेश, ठीक, और यहां पर राजस्थान और गुजरात। और यहां राजस्थान, ठीक। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करने वाले कितने राज्य? तो 5। दक्षिण में कौन सा राज्य भाई? तो महाराष्ट्र। पूर्व में कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़। उत्तर में कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश, ये आपको दिख रहा है। और पश्चिम में कौन से राज्य? तो 2 राज्य की सीमा लगती है, एक तो गुजरात और राजस्थान। अब यहां पे भी सवाल अधिकांश आते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा को सर्वाधिक छूने वाला राज्य, यानी मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में सर्वाधिक
सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो डियर फ्रेंड याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सी सीमा? सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा? तो यूपी। द्वितीय सवाल यहां आता है कि मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य साझा करता है? तो डियर फ्रेंड, न्यूनतम जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है कौन सा राज्य? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। तो यहां पर दो सवाल बन गए कि मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य यूपी और मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात। तो अब अगर कभी भी सवाल पूछे एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की सीमा को कुल कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो 5, दक्षिण में महाराष्ट्र 1, पश्चिम में 2 राज्य हैं, न्यूनतम में गुजरात और राजस्थान, उत्तर में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूर्व में। ठीक, अब ये तो बात हो गई सीमा साझा करने वालों की। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो बेटा इसमें क्या होता है कि उत्तर से लेकर, ठीक है, यहां उत्तर से लेकर यानी कि नॉर्थ पोल में, आपको पता है कि नॉर्थ पोल में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री, यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये इसका उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी देशांतर की यदि बात करें तो पूर्वी देशांतर की यदि बात करें तो इसमें कितना होता है कि, ठीक है, पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट, ये इसका कौन सा अक्षांश हो गया? ये उत्तरी हो गया। और ये कौन सा? उत्तरी अक्षांश। और ये पूर्वी देशांतर विस्तार। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर विस्तार। ठीक, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसका क्या है? ये भौगोलिक संरचना है। अब उसके बाद में मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक कुल किलोमीटर में विस्तार कितना है? यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। आपको पता है कि कितना विस्तार है? किसी को पता हो तो बताएं कि मध्य प्रदेश का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार किलोमीटर में कितना है? भाई किसी को पता है क्या? भाई किसी को पता हो तो बताएं। 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर कितना? उत्तर से लेकर दक्षिण तक के मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है किलोमीटर में? तो 870। और पूर्वी से लेकर पश्चिम तक के में कुल विस्तार किलोमीटर में कितना है? तो 605 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 605 किलोमीटर। पूर्व से, अगर कभी एग्जाम में पूछा कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश कितना किलोमीटर में विस्तारित है? तो 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक के में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का कुल कितना विस्तार है किलोमीटर में? तो 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। ठीक, ये इसका हो गया भौगोलिक स्वरूप।
अब उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपको पता है, कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल तो 3,82,252 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। 3,82,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद भी और भी सवाल आते हैं, भाई मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। आप मध्य प्रदेश के मैप में देखेंगे तो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो आपको पता है बुरहानपुर। कौन सा है? बुरहानपुर। बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली। ठीक है, बेड़न सिंगरौली वाला सिंगरौली, सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपको पता है अलीराजपुर। अलीराजपुर ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? पश्चिमी। आपको यहाँ पर बात पूरी स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला होता है मुरैना। दक्षिणतम यदि जिले की यदि बात करता है तो दक्षिण में सीमा साझा करता है बुरहानपुर। और सिंगरौली जो आपका है पूर्वी जिला है। और पश्चिमी जिले की यदि बात की जाए तो अलीराजपुर है। अब यहाँ पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं। सिंगरौली जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, सिंगरौली, बेड़न सिंगरौली, जहां पर जो है 740 थर्मा जो पावर प्लांट लगाएगा 740 मेगावोल्ट का। ठीक है, तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली से जो है मध्य प्रदेश का मानक समय रेखा गया है। भाई मध्य प्रदेश का मानक समय रेखा और भारत का मानक समय रेखा दोनों में अंतर होता है। भारत का मानक समय रेखा आपको पता है कि कहां से गया है? इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से होते हुए। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भी जो है मानक समय रेखा जाता है, जिसको अपन जो बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो 82.5 देशांतर जो है, 82.5 देशांतर जो है सिंगरौली से मानक समय रेखा लिया जाता है। मुरैना आपको पता है कि मुरैना उत्तर का जिला है। यहाँ पर जो है मुरैना बहुत ही बाढ़ प्रभावित इलाका होता है। यहाँ पर चंबल जैसी नदियां जो है अपने खड्डड़ या बीहड़ों का निर्माण करते हुए जो यहाँ से प्रवाहित होती है। और बुरहानपुर आपको पता है कि इसको बुरहानपुर जो है ये दक्षिणतम क्षेत्र है और इसको कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी जो है बुरहानपुर को कहा जाता है। एक और नाम है बुरहानपुर का कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है वो बुरहानपुर को कहा जाता है। अलीराजपुर की यदि बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है पाई जाती है अलीराजपुर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई, नोट भी करते जाइएगा आप। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का, इसको बोलते हैं भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप आपको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं समझ चीजें आ रही होगी। ठीक, अब यहां बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का तो हमने अभी तक के मध्य प्रदेश का सामान्य भौतिक सामान्य जानकारी देख चुके, पर इससे पूर्व मध्य प्रदेश का गठन जो किया गया, आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। परंतु 1 नवंबर 1956 के पूर्व यदि स्थिति देखिए, 1 नवंबर 1956 के पूर्व यदि हम 1947 की स्थिति पे आते हैं,
तो उस समय मध्य प्रदेश क्या था? अब मध्य प्रदेश को उस समय किन किन नामों से जाना जाता था, या मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य क्या भारत में था या अस्तित्व में था या नहीं था? तो बेटा इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि सन 1947 के समय ऐसा कोई भी राज्य मध्य प्रदेश नाम का भारत में अस्तित्व में था ही नहीं, क्योंकि उस समय 1947 के पूर्व में 1942 में, देखिएगा यहाँ इतिहास के भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपको क्लियर होंगे। 1942 में एक आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, अगर जो बताएगा तो मैं उसको जो है बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, कोई बता सकता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा छोड़ो आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के ही दौरान भारत और पाकिस्तान को जो है यहां पर पृथक पृथक किया जाना था। परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व क्या था कि आपको इतिहास में थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों का पूर्ण गुलाम था, और यहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने पूर्णतः अपनी सत्ता जो है बनाए रखी थी। और कुछ समय पूर्व बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसा उनको महसूस हुआ। अब महसूस होने के दौरान में क्या हुआ कि अब उन्हें सोचा कि हम भारत तो छोड़ने वाले हैं, तो इसके लिए क्या हुआ कि यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यहां पर कुछ कमिटियां आई। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में जो है 3 जून 1947 की योजना आती है, जिसको आप अधिकांश पढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व में क्या था कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि भारत में उस समय 560 देसी रियासत थी। 560 देसी रियासतें थी, कुल रियासतें हैं ये, ठीक है। कुल कितनी देसी रियासतें थी? 560। और 560 देसी रियासत में से 3 ऐसी देसी रियासतें थी, ठीक है। 560 देसी रियासत में से 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिनके नाम हैं, एक तो आपको मैं बता देता हूं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरी है जूनागढ़, और एक चतुर्थ आती है भोपाल। ठीक बेटा, तो ये 560 देसी रियासतों के दौरान क्या है कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और ये भोपाल, ये 4 प्रमुख ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने जो है भारत में मिलने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। इन्हें मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि यहां पर उस समय जो है इनका स्वयं का शासन हुआ करता था, ठीक है। परंतु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अंग्रेजों को जो है जबरदस्ती यहां से भागकर जाना पड़ रहा था। उनको पता हो गया, उनको महसूस हो गया कि हमको अब भारत छोड़ना है। उसके दौरान में यहां पर 3 जून 1947, ये सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका सवाल आता है। 3 जून 1947 की योजना भी कहा जाता है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947 की योजना, या इसका एक और नाम है माउंट बेटन। कौन सा नाम है? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, ये माउंट बेटन योजना है क्या? दरअसल माउंट बेटन योजना या 3 जून की योजना के दौरान उसमें क्या हुआ कि इसके जो वायसराय थे, इसके जो वायसराय थे, उन वायसराय का जो नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंट बेटन।
और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ये जो है 3 जून की योजना लाई थी। और इस 3 जून की योजना के जो दौरान है यहां पर क्या किया गया कि भारत और पाकिस्तान को विभक्त किया गया। अब भारत और पाकिस्तान को जब विभक्त किया जाना था तो यहां पर भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक से संविधान निर्माण की मांग हुई, अलग से नए देश की मांग हुई। तो सर जो वायसराय जो सर थे हमारे, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के लिए पृथक पृथक से उनका देश विभक्त कर दिया। और उसके बाद में जो है कई भारत में समितियां बनी। उस समय भारत में समितियां बनने लगी तो कई समितियां होगी जिसके मैं आपको नाम बताऊंगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको, मुझे लगता है कि ये एक छोटी सी एक कहानी थी जिसको यहाँ पे आपको बताना था। तो मैं ये माउंटबेटन योजना के बाद में आपको ये बता देते हैं कि ये 560 देशी रियासत में से ऐसी 4 रियासतों का काम क्या हुआ। तो ये 4 जो रियासतें हैं, सबसे पहली आपको जो दिख रही है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की तो कहानी आपने बचपन से सुनी होगी या नहीं सुनी हो तो हम पहले बता देते हैं। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है, ये आप सभी जानते हैं। और इसके लिए जो है आपका जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो बार बार आपके देश में जो है गोला बारूदी करता है, बम फटाके फोड़ता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, बार बार घुसपैठी करता है। तो जम्मू कश्मीर का एक अहम मुद्दा अभी यहाँ हाल ही में आपने जो है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पढ़ा होगा या आपको देखने मिला कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान का आर्टिकल क्रमांक 370 का जो विशेष उपबंध था वो अब समाप्त कर दिया गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, भाई जम्मू कश्मीर का भारतीय संविधान का आर्टिकल क्रमांक कौन सा, तो 370 उपबंध को समाप्त कर दिया गया और इसको भारत के एक अभिन्न अंग में शामिल करके भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो जम्मू और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की कहानी सुनना है तो उसके लिए अब आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे उस समय राजा हरि सिंह गौर, कौन थे, राजा हरि सिंह गौर जो थे वो जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजा हुआ करते थे। और राजा जो थे वो हिंदू शासक थे, एक हिंदू संप्रदाय से निवास करते थे। और हिंदू संप्रदाय के साथ साथ क्या होते थे कि वहां की जो प्रजा थी वो भी पूरी हिंदू थी। अब जम्मू कश्मीर जो कि सन 1947 3 जून 1947 के दौरान राजा हरि सिंह गौर को ऐसा महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर पर दिक्कत आन पड़ी। अब दिक्कत आन पड़ी, उनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान यह नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर किसी भी रूप में या किसी भी शर्त में भारत में मिले। वो चाहता था कि ये हमारे कब्जे में आए, कौन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने मध्य रात्रि के समय जम्मू कश्मीर में अपने जो है कबीले को भेजा। कबीले का मतलब होता है डाकू। क्या होता है, डाकू। तो जम्मू कश्मीर में कबीले गए, मध्य रात्रि के समय कबीले गए डाकू, और जम्मू कश्मीर में वहां पर क्या कर दिया, उसको वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाया। और जम्मू कश्मीर में जब राजा हरि सिंह गौर बहुत चिंतित हुए, उनने बोले अब क्या करें, तो उनने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे क्या मांगी, सैन्य मदद। पर उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बहुत ही चतुर थे, चतुर प्राणी थे। उन्होंने बोला कि हम कुछ शर्तों के आधार पे जो है जम्मू कश्मीर में अपनी सैन्य टुकड़ी भेजेंगे।